साइक्लिक एएमपी का जब कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ता है तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होता है। एक ये डायग्राम है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोसोलिक पोजीशन है और ये एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है जिसको 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है या इसको 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं। ये लिगेंड है, ये एक हार्मोन हो सकता है, इसका एक मॉलिक्यूल है और ये इसमें जो रिसेप्टर में लूप्स बनते हैं तो रिसेप्टर का जो इंट्रासेलुलर पोजीशन है उसका जो थर्ड लूप है उससे जी प्रोटीन बाइंड होती है। जब बाहर लिगेंड बाइंड होगा रिसेप्टर से तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेशन के बाद जी प्रोटीन इससे बाइंड होगी और जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद एक्टिवेशन के बाद जी प्रोटीन जो कि हेटेरोट्राइमेरिक है उसकी अल्फा सब यूनिट जीडीपी को रिप्लेस करेगी जीटीपी से और जीटीपी जब इसके साथ लग जाएगा, बाइंड हो जाएगा, तब ये एक्टिव पोजीशन में आ जाएगी। गामा और बीटा सब यूनिट्स जो है जी प्रोटीन की मेम्ब्रेन के इनर साइड पर अटैच रहेंगी। दोनों यूनिट्स इसकी एक्टिव रहती हैं, लेकिन इसकी अल्फा यूनिट जो है वो एक्टिवेशन के बाद मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होगा जिसको इफेक्टर भी कहेंगे, उसका नाम है एडेनिल साइक्लेज। इसको इफेक्टर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो है जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट से बाइंडिंग के बाद ये इफेक्टर प्रोटीन जो एडेनिल साइक्लेज है वो एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेशन के बाद ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगी साइक्लिक एएमपी में। तो साइक्लिक एएमपी के बहुत से मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे साइटोसोलिक पोजीशन में। साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा क्योंकि एडेनिल साइक्लेज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन की जो साइट होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और जल्दी से ये सिग्नल को सेल के अंदर ट्रांसड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड पोजीशन में ले जाते हैं। साइक्लिक एएमपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं साइटोसोलिक पोजीशन में इनएक्टिव प्रोटीन काइनेजेस ए पाए जाएंगे। जब ये साइक्लिक एएमपी इसके साथ अटैच होगा तब इस इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए इसको ये एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए को पीकेए भी कहते हैं या इसको ए काइनेज भी कहते हैं, कई नामों से इसको कह सकते हैं। अब ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए है, अब इसकी एंट्री होगी, ट्रांसलोकेट होगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और आप जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होती है, यह एक मेम्ब्रेन है और ये दूसरी मेम्ब्रेन है। तो दोनों मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर की बनी होंगी। तो ये देखिए लिपिड का बाइलेयर है, ये एक लिपिड का लीफलेट है वो इसको बता रहा है, ये दूसरा लीफलेट है वो इसका बता रहा है। यहाँ पर भी आपको डायग्राम में सुविधा के लिए कि ओवर क्राउडेड न हो डायग्राम, यहाँ बना दिया कि ये दोनों, ये एक लिपिड की लेयर है और ये दूसरी लिपिड की लेयर है। तो ये लिपिड की दोनों बाइलेयर है, ये भी बाइलेयर है और ये भी लिपिड की बाइलेयर, ऐसे आ गया। और इधर से ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियस है। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए न्यूक्लियस के अंदर आएगा और ये जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये इनएक्टिव पोजीशन में है। तो प्रोटीन काइनेज ए या जिसको आप पीकेए भी कहेंगे इसको फास्फोरिलेट करेगा। ये देखिए यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप इससे अटैच हो गया। अब ये एक्टिवेटेड फास्फोरिलेटेड जीन रेगुलेटरी प्रोटीन अब ये है। अब ये जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाएगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं और इसका अटैचमेंट हो जाएगा डीएनए के साथ और ये जीन का टारगेट है जिसको ये एक्टिवेट करेगा और जो जीन जो है अपने को ट्रांसक्राइब करेगा। तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब जीन के अंदर जो मैसेज है, जो चीज प्रोड्यूस होनी है प्रोटीन के फॉर्म में, वो एक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा। किस तरह का आरएनए बनना है तो ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होगा। अब जब आरएनए बन गया तो उस पर जो मैसेज होगा वो ट्रांसलेट होगा, वो जो कोड उसमें होगा वो ट्रांसलेट होगा कि किस तरह की प्रोटीन बनानी है। तो ट्रांसलेशन के थ्रू नई प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर बन जाएगी। यहाँ पर ये देखिए ये एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड है या सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये किसके द्वारा एक्ट करेगा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के द्वारा। यहाँ पर ये जी प्रोटीन है और ये जी प्रोटीन का रिसेप्टर है, तो दोनों लिंक रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट को ये एक्टिवेट करेगा और अल्फा सब यूनिट अपने जीडीपी को इजेक्ट करेगी और जीटीपी से अटैच हो जाएगी। जब अटैच हो जाएगी तो एक्टिवेट हो जाएगी और अब ये स्विच ऑन पोजीशन में आ जाएगी जी प्रोटीन की अल्फा यूनिट। जब ये स्विच ऑन पोजीशन में हो जाएगी तब इस इफेक्टर प्रोटीन को, जो कि एडेनिल साइक्लेज है, उसको इफेक्ट करेगी और वो इफेक्टर प्रोटीन एटीपी का ब्रेकडाउन करेगी और साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करेगी, सिंथेसिस करेगी। तो एटीपी के ब्रेकडाउन से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होगा। साइक्लिक एएमपी ये वाटर सॉल्युबल है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंथेसिस होगी। ये सिग्नल को कैरी करेंगे सेल के इंटीरियर में, साइटोसॉल में ले जाएंगे, न्यूक्लियस में ले जाएंगे या दूसरे पार्ट्स की मेम्ब्रेन्स में ले जाएंगे और वो सिग्नल का फिर वहां पर जाके एम्प्लीफिकेशन होगा। ये जो साइक्लिक एएमपी है ये बहुत जल्दी ही फिर टूट के एएमपी बन जाता है और उसके लिए जो है एक एंजाइम है, उस एंजाइम को कहेंगे साइक्लिक एएमपी फास्फोडाइएस्ट्रेज। ये साइक्लिक एएमपी फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम जो है वो साइक्लिक एएमपी का ब्रेकडाउन करेगी और उसको एएमपी में कन्वर्ट कर देगी। ये एटीपी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और एडेनिल साइक्लेज जो है इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा और ये साइक्लिक एएमपी, देखिए साइक्लिक फॉर्म में हो गया, ये ओपन फॉर्म में है। तो ये साइक्लिक फॉर्म में हो जाएगा तो ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा
हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल या लिगैंड या जो सिग्नल है बाहर का वो फर्स्ट मैसेंजर होता है, और वो फर्स्ट मैसेंजर यदि मेम्ब्रेन के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा। तो जितने भी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर लिगैंड्स को बाइंड करते हैं, और वो लिगैंड्स फर्स्ट मैसेंजर होते हैं, और वो फर्स्ट मैसेंजर इन रिसेप्टर के द्वारा सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं। वो फर्स्ट मैसेंजर उनकी खुद की एंट्री सेल के अंदर नहीं होती है, वो अपना मैसेज देते हैं। वो सेकेंडरी मैसेंजर जो है साइक्लिक एएमपी होगा, और साइक्लिक एएमपी जो है सेल के अंदर उस सिग्नल को ऑनवर्ड उसको बढ़ाएगी। ये साइक्लिक एएमपी, और साइक्लिक एएमपी का यहां देखिए फिर जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाता है। साइक्लिक एएमपी फास्फोडाइएस्ट्रेज ये एंजाइम इसको ब्रेक करके फिर एक नॉर्मल एएमपी में एग्नोसिन मोनोफॉस्फेट, आप जानते हैं कि ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, और हर न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर होगी, एक नाइट्रोजनस बेस होगा, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और यहां पर ये 2 फॉस्फेट अलग हो जाएंगे तो ये साइक्लिक एएमपी बन जाएगी। और साइक्लिक एएमपी बहुत जल्दी ही फिर से एएमपी में कन्वर्ट हो जाती है साइक्लिक एएमपी फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम के द्वारा। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है, और जब कभी भी हम डेंजर में रहते हैं या हमारे ऊपर सडनली कोई ऐसी आफत मुसीबत आ जाती है तो आप देखते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, और हमें उस खतरे से फाइट करने के लिए हमें एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो ब्लड से ही तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जाएंगे। तो ये 2 एंजाइम को प्रोटीन काइनेज ए ये फास्फोरिलेशन करती है। ये देखिए प्रोटीन काइनेज ए बना दिया गया है, और इसमें एक सी है। सी इसलिए बनाया गया है कि कहीं कहीं पर प्रोटीन काइनेज ए पढ़ेंगे हम, और जहां पर फास्फोलिपेज सी के द्वारा सिग्नलिंग होगी वहां पर हम उसको कहेंगे प्रोटीन काइनेज सी, इसीलिए यहां पर सी लेवल करके छोड़ दिया गया है। एक्चुअली यहां के रेफरेंस में ये प्रोटीन काइनेज ए है। ये प्रोटीन काइनेज ए 2 एंजाइम्स को ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में ये प्रभावित करेगी। पहली जो होगी वो काइनेज, वो फास्फोरिलेज काइनेज होगी, वो इनएक्टिव पोजीशन में होगी, उसका फास्फोरिलेशन हो जाएगा, तो वो देखिए एक्टिव पोजीशन में आ जाएगी। यहां पर एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एडीपी में आ जाएगा, और जब ये एक्टिव हो जाएगी तब ये ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज को जो इनएक्टिव में है उसको वो फास्फोरिलाइज करेगी, और उसको वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ये बन जाएगा ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। अब ये एक्टिव फॉर्म में आ गया, और ये काज करेगा, ये एंजाइम काज करेगा एक्टिव होने के बाद ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, और ये बनाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इस तरह से एक एंजाइम तो इस तरह से काम करेगी। और प्रोटीन काइनेज ए का जो दूसरे एंजाइम को प्रभावित करने का तरीका होगा, कुल मिला के ये करना है इस प्रोटीन काइनेज ए को कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को हाई करना है। तो एक तरफ तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा, दूसरी तरफ बॉडी में इसको ये भी काम करना है कि जो बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में न होने पाए, वो रिजर्व फूड में न पहुंचने पाए। तो एक एंजाइम होगा जो कहा जाएगा ग्लाइकोजन सिंथेज। ये ग्लाइकोजन सिंथेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अब ये एक्टिव फॉर्म में है और बॉडी को जरूरत ग्लूकोज की है, तो इसको ये फास्फोराइज करके इनहिबिशन करेगा इस एंजाइम का, और इनहिबिशन करेगा। फास्फोरिलेशन के बाद ये इनएक्टिवेट हो जाएगी। अब ये किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट नहीं करेगी। तो इस प्रोटीन काइनेज ए का ये 2 फंक्शन हो गया, एक एंजाइम को ये एक्टिवेट कर रही है और दूसरे एंजाइम को का ये इनहिबिशन कर रही है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रही है। और ये एक तरह से सिग्नल एम्प्लीफिकेशन का बहुत अच्छा तरीका है। कि सिग्नल एम्प्लीफिकेशन क्या है, इसमें सिग्नल जो है डाउन जाते जाते वो बहुत एम्प्लीफाई हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। लिगैंड मॉलिक्यूल एक होता है सिंगल, रिसेप्टर सिंगल, तो सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, और सिंगल रिसेप्टर जो है 100 जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है। और जी प्रोटीन से ये देखिए अल्फा यूनिट एक्टिवेट होके अलग हो रही है, तो मॉलिक्यूल एक 100 के करीब ये पहुंच गई, और 100 जब ये हो गई तो उसी हिसाब से एडेनिल साइक्लेज को भी एक्टिवेट करेंगे, इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। तो देखिए ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको इफेक्टर प्रोटीन कहेंगे, या इसमें एडेनिल साइक्लेज है, वो एटीपी का ब्रेकडाउन करेगी, वो कैटलाइज करेगी एटीपी के ब्रेकडाउन को, साइक्लिक एमपी बन जाएगा, और साइक्लिक एमपी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा। तो सिग्नल मॉलिक्यूल यहां पर आते आते ऐसे फैल गया, ब्रॉड हो गया, साइक्लिक एमपी के बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, और उसी हिसाब से ये प्रोटीन काइनेज ए मॉलिक्यूल्स के भी नंबर को बढ़ा देंगे, और प्रोटीन काइनेज ए का जब हो जाएगा तो उसी हिसाब से ये जीन के ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स को ज्यादा रेगुलेट करेंगे, फास्फोरिलाइज करेंगे, और जीन के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगे। और इस एग्जांपल में आप ये समझिए कि इसमें जो दोनों एंजाइम्स हैं, एक को तो ये एक्टिवेट करेगा, दूसरे को इनहिबिट करेगा, सब मिला के पर्पस ये है कि ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ाना है ब्लड में, तो एक एक्टिवेशन से और एक उसके इनहिबिशन से दोनों मिला के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बहुत बढ़ा देंगे। क्योंकि जब कभी भी हम डेंजर में रहते हैं तो उस समय हमें एनर्जी की बहुत आवश्यकता है, और एनर्जी हमें मिलेगी ग्लूकोज से।